नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले कक्षा में हम पढ़ रहे थे एक महत्वपूर्ण विचारधारा अराजकतावाद के बारे में, जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य शक्ति के अंत की समर्थन वो करती है। उसकी हमने शब्द व्युत्पत्ति और विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से उसको परिभाषित किया उसके बारे में जाना। हमने जाना कि अराजकतावाद के जो प्रमुख विचारक हैं उनके बारे में, उनके महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। अराजकतावाद के दो रूप हैं, क्रांतिकारी अराजकतावाद और दार्शनिक अराजकतावाद। अराजकतावादी सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सामाजिक संगठन किस प्रकार का होगा, इसके बारे में वो अपनी बात रखते हैं। आज हम बात करेंगे अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण, प्रमुख जो उनके विचार हैं, सिद्धांत हैं। उनमें से एक है, राज्य एक अस्वाभाविक अनावश्यक बुराई है। अराजकतावादी राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानते हैं और इसके साथ साथ वो उसको एक अनावश्यक संस्था भी मानते हैं। इस बात पर बल देते हैं कि देश की सुरक्षा का जो भार है, देश की रक्षा की जहाँ तक बात है, वो तथा आंतरिक व्यवस्था आदि कार्य यदि राज्य से लेकर स्वतंत्र संघों को दे दिए जाएं तो उसका जो संपादन है वो अधिक सफलता से हो सकेगा। क्रोपाटकिन कहते हैं कि स्थायी सेनाएं सदैव आक्रांताओं के द्वारा परास्त होती रही हैं और इतिहास की दृष्टि से उन्हें देश के बाहर निष्कासित करने में जन क्रांतियां अधिक सफल हुई हैं। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा दुर्गुण है जिसे आदर्श समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अराजकतावादी मनुष्य को प्रकृति से सद्गुणी, विवेकी, तर्कशील मानते हैं और जब राज्य अपना आधिपत्य व्यक्ति के ऊपर लगाता है, स्थापित करता है, तो वो व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुणों को खो बैठता है। राज्य और उसकी शक्ति उसे स्वार्थी, पदलोलुप, अनैतिक बना देती है। अराजकतावादी विचारक हैं क्रोपाटकिन, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इस या उस घृणित मंत्री को यदि सत्ता प्राप्त न हुई होती तो वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता। राज्य प्रथम तो निर्दोष पवित्र व्यक्ति को पाप मार्ग पर प्रेरित कर अपराध करना सिखाता है और फिर उसे अपराधी होने के अभियोग में दंडित करता है। क्रोपाटकिन कहते हैं कि राज्य का कोई स्वाभाविक औचित्य नहीं है, वह मनुष्य की स्वाभाविक सहयोगी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। दूसरा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, इनका लक्षण है, वो है मनुष्य के सात्विक गुणों में विश्वास करते हैं। हमने पहले भी आपको स्पष्ट किया था कि अराजकतावादी जितने भी विचारक हैं वो मानव की जो प्रकृति है उसको उत्तम मानते हैं और ये कहते हैं कि वो उत्तम प्रकृति का मानव राजनीतिक सत्ता का जब अस्तित्व होता है तब मनुष्य की प्रकृति विकृत और भ्रष्ट हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है प्रतिनिध्यात्मक सरकार के आलोचक हैं। व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद के भी ये शत्रु हैं। राज्य और सरकार की आलोचना करते हुए अराजकतावादी न केवल राजतंत्र और कुलीन तंत्र बल्कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिध्यात्मक सरकार है उसकी भी कड़ी आलोचना करते हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए अराजकतावादी कहते हैं कि यथार्थ में अन्य व्यक्ति का तो क्या, एक व्यक्ति स्वयं का भी सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। सीएम जोड़ ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्रतिनिधि सरकार ऐसे व्यक्तियों की सरकार होती है
जो प्रत्येक कार्य को खराब ढंग से करने के लिए सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, किंतु जिन्हें ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक किसी भी वस्तु का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण लक्षण इसका है, व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद के शत्रु हैं। अराजकतावादी साम्यवाद की भांति श्रम को मूल्य का एकमात्र आधार मानकर इस बात की पैरवी करते हैं कि किसी वस्तु के क्रय से जो लाभ होता है वो संपूर्ण रूप से श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु व्यवहार में पूंजीपति उसको हड़प जाता है। प्रोंदा तो ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति से ही पूंजीवाद का जन्म हुआ है और जो मानवीय शोषण का पर्यायवाची है। इसलिए अराजकतावादी व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ पूंजीवाद को अपना शत्रु मानते हैं। इसके अलावा धार्मिक पाखंडों की निंदा वो करते हैं। अराजकतावादी धर्म का विरोध करते हैं। उनका ये मानना है कि धर्म के धोखे में आकर व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और वो भाग्यवादी हो जाता है। उसके कर्म की जो शक्ति है वो शिथिल पड़ जाती है और ऐसी स्थिति में मानव राज्य और पूंजीवाद जैसी अन्यायपूर्ण संस्थाओं के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। बाकुनिन यहाँ तक कहता है कि ईश्वर बहुत कुछ जार के समान था और जार ईश्वर के समान था, दोनों ही अत्याचारी थे। धर्म के द्वारा विभिन्न जो मतावलंबी हैं उनके बीच में विद्वेष उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है, यह अराजकतावादियों का मानना है। एक और है इनकी मूल मान्यता, वो है विकेंद्रीकरण विश्वास। अराजकतावादी राज्य के विरोध का एक प्रमुख कारण यह है कि राज्य सारी व्यवस्था का अपने अंदर संकेंद्रण कर लेता है, केंद्रीकरण कर लेता है पावर का, जिसके परिणाम स्वरूप अकुशलता और भ्रष्टाचार होता है। अराजकतावादी अपने आदर्श समाज में व्यवस्था और प्रबंध के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। उनका यह मानना है कि समाज का पुनर्निर्माण स्थानीय संस्था और संघों के आधार पर हो, जो पुनः विशालतर संगठनों में संयुक्त होकर एक देशव्यापी संगठन का रूप धारण करें। तो इस तरह से अराजकतावाद प्रादेशिक और व्यावसायिक विकेंद्रीकरण का सबसे प्रबल समर्थक और पोषक सिद्धांत है, विचारधारा है। राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य। वर्तमान सामाजिक प्रबंध का एक प्रमुख दोष वर्गवादी व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अराजकतावादी एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां न तो वर्ग होंगे न राज्य होगा। ये एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा, जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऊंच नीच और छोटे बड़े की जो दीवारें हैं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो ये अराजकतावाद के कुछ प्रमुख लक्षण सिद्धांत हैं। अब हम बात करेंगे कि अराजकतावाद के आलोचकों ने क्या आलोचना की है, क्योंकि अराजकतावाद तो मानव स्वभाव को, उसकी पॉजिटिवनेस को लेकर चलता है कि मनुष्य तो स्वभाव से ही सद्गुण संपन्न है। उन्होंने जो विचार रखे हैं उसकी आलोचक किस तरह से आलोचना करते हैं वो देखें। पहली आलोचना, अराजकतावादी दर्शन अत्यधिक आदर्शवादी है। अराजकतावादियों के द्वारा सहयोग समानता पर आधारित एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की कल्पना की गई है, जिसमें मानव जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस आदर्श समाज की स्थापना केवल कल्पना में की जा सकती है, स्वर्ग में की जा सकती है। ये समझ के बाहर है कि मनुष्य अपनी स्वार्थपरता और जो बर्बरता है उसको त्याग कर एकदम से साधु व्रत कैसे धारण कर सकता है। पारस्परिक द्वेष, घृणा, प्रतियोगिता एकदम से किस तरह समाप्त हो सकती हैं। ये जिस तरह की कल्पना अराजकतावादी करते हैं
ये व्यवहारिक जगत में बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी आलोचना है कि वो मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण प्रस्तुत करते हैं। अराजकतावादी मनुष्य को स्वाभाविक सहयोगी प्रवृत्ति का मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव केवल सहयोगी परस्पर प्रेम वाला ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ वो स्वार्थी और झगड़ालू प्रकृति का भी दृश्य देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति में साधारणतः दोनों ही पक्ष पाए जाते हैं, अनुपात में अंतर हो सकता है, लेकिन अराजकतावादी केवल उसके स्वभाव का एकांगी चित्रण करते हैं। एक आलोचना है कि अराजकतावादी विचारधारा विरोधाभासी है। कैसे? इस विचारधारा के अनुसार सामान्य नागरिक के रूप में मानव अत्यधिक निस्वार्थ सहयोग, प्रेम, सेवा की भावना संपन्न होता है, किंतु शासक के रूप में वही मनुष्य स्वार्थपूर्ण, दुराचारी, अत्याचारी हो जाता है। तो ये अराजकतावादी इस बात का उत्तर नहीं दे पाते कि सर्वसाधारण जनता के चरित्र में सुधार हो सकता है तो शासकों के चरित्र में सुधार क्यों नहीं हो सकता। एक आलोचना है कि राज्य दुर्गुण नहीं बल्कि सभ्य जीवन की अनिवार्य दशा है। अराजकतावादियों के जो सिद्धांत जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य एक अस्वाभाविक और अनावश्यक बुराई है। राज्य को वो दमन और शोषण की संस्था के रूप में देखते हैं। वे राज्य के लोक कल्याणकारी पक्ष के प्रति उदासीन हैं। राज्य की शक्ति का प्रयोग यदि नियंत्रित ढंग से लोक कल्याण में किया जाए तो ये लोकहित की वृद्धि का एक उपयोगी साधन सिद्ध हो सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी भी है और राज्य उपयोगी सिद्ध हुआ भी है। तो ये कहना है कि राज्य अनावश्यक बुराई है, समझ के बाहर है। एक आलोचना है कि धर्म जो है वो घृणास्पद वस्तु नहीं है। अराजकतावादी धर्म को समाज के धनिक वर्ग के हाथ निर्धनों के शोषण का यंत्र मानते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सत्य है कि भूतकाल में अनेक राष्ट्रों में धर्म के नाम पर मानव का शोषण किया गया है, लेकिन अनेक इसके धर्मगुरु और जो धार्मिक कार्यकर्ता जो हैं वो ही इसके लिए उत्तरदायी है। स्वयं धर्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। धर्म तो मानव नैतिकता का पोषक है और मानव जीवन के भौतिक पक्ष के समान ही उसका आध्यात्मिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। तो उस व्यवस्था की बुराई नहीं है, उसको चलाने वाले व्यक्ति का इसमें दोष हो सकता है। अराजकतावादी परोक्ष रूप से शक्ति के प्रयोग को स्वीकार कर लेते हैं। अराजकतावादी अपने आदर्श समाज की रूपरेखा का स्पष्ट चित्रण नहीं किया और वो घूमकर उसी बिंदु पहुंच जाते हैं जहां से वो चले थे। एक और अराजकतावादी कहते हैं कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर समाज की व्यवस्था का भार वो ऐसे संघों को सौंपना चाहते हैं जो वर्तमान में राज्य में किए जाने वाले कार्यों को संपन्न करेंगे, लेकिन उन्हें अपनी आज्ञाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग भी उनको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बर्ट्रैंड शब्द रसेल के शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि अराजकतावादियों का कथन है कि यदि सरकार बल का प्रयोग नहीं करेगी तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध संगठित होकर बल प्रयोग करेंगे। अंतर केवल यही होगा कि राज्य तथा सेना स्थायी विभाग न होकर अस्थायी बन जाएंगे, यानी किसी न किसी रूप में शक्ति का प्रयोग तो होगा ही। एक आलोचना है
कि अराजकतावादियों का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। अराजकतावादी कानून और स्वतंत्रता के पक्ष में जब कानून और स्वतंत्रता के बारे में जब बोलते हैं तो वो उनको परस्पर विरोधी मान लेते हैं। उनका ये मानना है कि राज्य के प्रत्येक कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। हो सकता है कुछ जो राज्य के कानून होते हैं उनसे मनुष्य की स्वतंत्रता सीमित होती भी हो, पर सामान्यतः राज्य और कानून की सत्ता के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं हो सकता। वास्तविक स्थिति यह है कि कानून स्वतंत्रता का रक्षक होता है। कानूनों के कारण ही सर्वसाधारण के द्वारा स्वतंत्रता का उपभोग संभव होता है। सिसरो ने तो कहा है कि स्वतंत्र होने के लिए हम बंधन में रहते हैं। तो इस तरह से ये अराजकतावाद की कुछ आलोचनाएं हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अराजकतावाद क्या है, उसकी क्या बुनियादी मान्यताएं हैं, क्या उसके लक्षण सिद्धांत हैं और उसके आलोचक किस तरह से आलोचना करते हैं। धन्यवाद।